परिषद के अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। अभ्युदय माखनलाल विश्वविद्यालय के इस शुरुआती उद्घाटन सत्र में अभी माननीय पीयूष जी ने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कही है। जोरदार अभिनंदन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भी। इसी कार्यक्रम में कुलगुरु माननीय विजय मनोहर तिवारी जी ने प्रस्तावना रखी इस सत्र की, और हमारे इस विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रहे माननीय विजय मनोहर तिवारी जी, आपका भी मैं हमारे संस्थान के कुलगुरु होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर पी शशिकला जी, आपका स्वागत अभिनंदन। श्री पदम भंडारी जी, इस मंच के सामने उपस्थित स्वनाम धन्य अलग अलग इस परिवार की 50 वो सर्वश्रेष्ठ हस्तियां जिनका इस माखनलाल विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप में संबंध रहा है। हमारे संघ के भी माननीय मुक्तिबोध जी सहित सारे जितने हमारे संघ परिवार के सम्मानीय अतिथिगण, मैं आज के इस दौर में किसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संस्थान के अंदर अगर हमारे पीयूष मिश्रा जी को देख रहा हूं, दूसरी तरफ माखन के लाल अलग अलग प्रकार के अपनी प्रतिभा निकालने वाले इस विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करने वाले उस अवसर से तालमेल कराने की कोशिश कर रहा हूं। शायद 36 साल हुए हैं इस विश्वविद्यालय, लेकिन आज तक किसी विद्यार्थी से आपस में 36 का आंकड़ा नहीं हुआ है। ये प्रेम का संबंध बना है, और ये वाकई विश्वविद्यालय की अपनी एक बहुत अच्छी साख भी है, बहुत अच्छी धाक भी है। आज के जमाने में विश्वविद्यालय के अंदर बात कर रहे हैं वो अलग बात है, अदरवाइज आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम प्रकार के मीडिया और मीडिया की ताकत का एहसास कितने प्रकार से हजारों हजार साल से होता आया है। कितने उदाहरण है इसके, कितनी प्रकार की बातें हैं। मैं आज सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए लौकुश की वो रविंद्र जैन की कथा सुनाते हैं, कविता कृष्णमूर्ति के माध्यम से वो भजन सुन रहा था और मन में कल्पना कर रहा था कि माता सीता के 2 लाल वाल्मीकि धाम में तो हो गए, लेकिन भगवान राम को अपनाना है, उनके पिता से परिचित कराना है। तो उस समय तो कोई मीडिया नहीं था, कितनी चुनौती थी, और उस चुनौती के बीच में भी उनके बच्चों को अपने तक पहुंचाने के लिए कहाँ वाल्मीकि जी के ध्यान में आया होगा कि वो रामायण पूरी इनको सुनाए, और रामायण में वो संगीतबद्ध होकर इतना बढ़िया स्वर के साथ अयोध्या तक पहुंचाया। और अयोध्या में वो गा गा कर, आप बताओ, वो तो महाराज है, राजाधिराज है भगवान राम, तो एकदम उनके दरबार तक कैसे पहुंचे? तो ये वाइब्रेशन कहां से आ रही है जनता के बीच में से, वो कैसे कैसे बात पहुंची होगी, कितनी मेहनत हुई होगी, कितना प्रकार का उनका वो दौर हुआ होगा। लेकिन वाकई में लौकुश ने अपनी पूरी रामायण गा गा करके वाल्मीकि जी के माध्यम से भगवान राम का अतीत का सारा स्वर्णिम पक्ष वो भी समाज के सामने लाए। मुझे लगता है पत्रकारिता की श्रेणी में, मैं पत्रकार तो नहीं हूं, लेकिन कल्पना कर रहा हूं कि अपनी बात को पहुंचाने का उस काल का क्या प्रयोग हुआ होगा। और ऐसा ही काल भगवान कृष्ण के काल की भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी में नारद जी से पत्रकारिता तो जुड़ती है, लेकिन ये कोई नारद जी से तो पूछने गया होगा कि भाई बताओ आपने ये पाप क्यों किया जो भगवान कृष्ण की सीधी सीधी गिनती 8वीं संतान की थी, और आपने ये जो अबोध बच्चे जिनने आंख भी नहीं खोली उनको सबको मरवाने का पाप क्यों कर दिया? और आप दिन भर नारायण नारायण बोलते तो आप भगत हो कि भगवान के भगत होने के बाद भी बच्चों के प्रति जो आप भाव रखते वो थोड़ा तालमेल नहीं जमता भक्ति के साथ में? ये तो आपने खूनम खून कर दिया। तो नारद जी, मैं कल्पना कर रहा हूं नारद जी ने जो जवाब दिया होगा वो जवाब क्या हो सकता है? तो जवाब शायद ये भी हो सकता है कि नारद जी ने कहा कि मैं तो भक्ति कर रहा था भाई,
तो मैं भक्ति कैसे कर रहा है? मतलब भक्ति ऐसे कर रहा हूं कि जब भगवान प्रकट होते तो सरलता से थोड़ी होते हैं। भगवान के लिए हमारी मन की भावना भी तो ऐसी होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति के कारण से, चूंकि कंस अगर सहज रूप से एक ही बच्चे को मारता तो हो सकता है कि कंस की वो क्रूरता दब जाती। तो कंस का जो अपना अंदर का चरित्र उसको बाहर लाने के लिए एक रचना बनी। उस रचना के बलबूते पर कंस बच्चे बच्चे का दुश्मन है, त्राहिमाम सारा संसार करने लग गया। कोई अबोध बच्चे को निकलते हुए कोई मारता है क्या? और मारने के तरीके भी कैसे? नवजात बच्चा उसके माँ बाप के सामने बाहर खंबे पे मार के उसका पूरा खूनम खून हो जाए, कल्पना करना कितना कठिन। तो एक राजा के प्रति जो एक क्रूरता का जो समय लाने के लिए वो जो उनने अपनी रचना बनाई, वो एक तरह से भगवान कृष्ण की पैदा होने की पहले की कहानी से भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, भगवान अब प्रकट हो जाओ, इस क्रूर शासन से अंत कराओ, वो जो उनने कल्पना की होगी। मैं समझता हूं कि ये कल्पना तो उस समय की, लेकिन आजादी के समय वीर सावरकर जी ने अपने बलबूते पर एक पत्रकार का रोल क्या हो सकता है, ये हमारे आजादी के पहले के पत्रकारों का कितना बड़ा उदाहरण है, जो अपनी पत्रकारिता के बलबूते पर अपना सही इतिहास लिखने के लिए लंदन पढ़ने जाते हैं। लेकिन लंदन में पढ़ने के साथ वो बड़ा काम क्या करते हैं? वो बड़ा काम स्थापित करते हैं कि नहीं, हमारा ये 1857 का जो युद्ध है, उस युद्ध का सही पक्ष आना चाहिए। वो भी उस समय अंग्रेजों के उनके संपन्न और शक्तिशाली राज्य के उस इंग्लैंड वाले हिस्से में जाकर करने की हिम्मत, ये पत्रकार की हिम्मत है, जो वहां वो लिख करके उस काल को सबके सामने लाते कि 1857 का ये स्वतंत्रता समर है, ये विद्रोह नहीं। और उसके बलबूते पर बाद का जीवन भी, वीर सावरकर का जीवन हम उनको इस माध्यम से धन्य कर सकते हैं, जब उनने अपने पे काला पानी की एक बार नहीं 2-2 बार सजा पाने के बावजूद भी। वैसे वीर सावरकर जी का शरीर तो हमको लगता है कि बहुत एक तरह से भगवान की दया है, अंदर की ताकत बहुत थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम। और वीर सावरकर जी का ही एक पक्ष दब जाता है जो पत्रकारिता के माध्यम से हम देखना चाहते हैं। आज जो हम संसद, जिसको संसद कहते हैं, विधेयक, विधायक, सांसद, ये सब अपनी राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। और ये आजादी आई रही है, लेकिन ये हिंदी के भाषा परिभाषित होकर समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये बड़ा अभियान राष्ट्रभाषा का जो चलाया, जो माखनलाल जी ने चलाया, वही तो भावना से वीर सावरकर के माध्यम से आया। तो ये हिंदी के इतने बड़े बड़े सुनाम धन्य पत्रकारों की लंबी परंपरा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दूसरा दौर फिर आया जब आपातकाल लगाया गया, और आपातकाल के दरमियान भी जिस प्रकार से आपातकाल का विरोध करके समाचार पत्रों ने अपना पहला पन्ना खाली रख करके और जो संघर्ष की लग जगाई, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बहुत उत्कृष्ट मार्ग पर हैं, आपके सबके प्रति शुभकामना। और इसमें भी हमने भगवान कृष्ण का वो काल केवल सुना है, जिनमें बहुत सारे गुणों के आधार पर 64 कला, 14 विद्या, उन्होंने दुनिया के बीच अपनी पहचान बनाई। लेकिन हमारे राज्य को गौरवान्वित करने वाले मिश्रा जी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन इनका भी, जिनके माध्यम से आज भी हमको गौरवान्वित करते। जब आपका वो फिल्म आरंभ है प्रचंड का गीत की पंक्तियां सुनते हैं तो वाकई आनंद आ जाता है। मन करे सो प्राण है, जो मन करे सो प्राण ले। मैं तो कविता भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपने लिखा भी है, गाया भी है। जोरदार अभिनंदन करें आज के लिए, हमारे लिए इस दौर के सर्वाधिक रूप से सशक्त और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात। मध्य प्रदेश में आजादी के पहले कवि प्रदीप मध्य प्रदेश का गौरवान्वित करते उज्जैन से निकलकर, जहां वो अपने गीतों के भाव से, क्या उस समय भी उन्होंने लिखा था, जो गीतों की पंक्तियों के बलबूते पर एकमात्र ऐसे कवि थे जिनको अंग्रेजों ने सजा सुनाई, उनको जेल में डालने का प्रयास हुआ। लेकिन हमारे साहित्यकार, पत्रकार ना उस समय डरे गीत का, ना आज डर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, लोकतंत्र के लिए इसी मार्ग की अत्यंत आवश्यकता भी है। लेकिन एक छोटा सा विनम्र निवेदन, जिसमें बड़ी भूमिका माखनलाल विश्वविद्यालय अपनी निभा रहा है, फेक न्यूज के बजाय नेक न्यूज की पत्रकार आदत डाले, इतना निवेदन जरूर। आज इस बात की आवश्यकता है।
कि हम संसदी तो लाएं, सत्य तो लाएं, साहस भी जुटाएं, लेकिन आप लोक सत्ता के विरोधी हो सकते, सत्ता के विरोधी हो सकते, उसमें कोई संकट नहीं, लेकिन देश हित का जरूर ध्यान रखें। इतना निवेदन है, जो हम अपनी बात करें आखिरकार उस बात का हम अपने बीच में से इस भाव को जरूर बनाए रखेंगे। इतना ही कहते मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन नवीन जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने वर्तमान के दौर में सर्वश्रेष्ठ देते हुए अपने सभी पदाधिकारियों का चयन किया। हम और भाग्यशाली हैं, हमारे राज्य के अंदर से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी को लिया, महामंत्री हमारे सांसद गजेंद्र पटेल जी को लिया, हमारे मंत्री श्रीमती कविता पाटीदार जी को लिया, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी को लिया, सभी प्रकल्पों के संकुल के संयोजक हमारे पूर्व अध्यक्ष और सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को उन्होंने साथ जोड़ा है। एक एक करके हर एक क्षेत्र के अंदर किसान मोर्चा के अध्यक्ष माननीय बंसीलाल जी गुर्जर बने हैं। वर्तमान के समय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश को मिला है। उम्मीद करेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का माननीय नितिन नवीन जी के माध्यम से एक अलग प्रकार का अब नया उत्तरदायित्व के बाद जो संगठन का ढांचा बनेगा और काम मिलेगा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वाकई भारतीय जनता पार्टी का अभी का काल स्वर्णिम काल है और ये और आगे ले जाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।